हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लास में। असेंबलर क्या है, असेंबलर की वर्किंग क्या है, ये हम लोगों ने देखा था। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी देखा कि होता क्या है। तो आज हम लोग ये मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के साथ साथ ये जितने इनके 3 हम लोगों के प्रीवियस क्लास में बच गए थे एलिमेंट्स को, उसको स्टार्ट करूँगी। तो एक बार मैं प्रीवियस क्लास को रिमाइंड करवा दूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, जिसमें से इसके टोटल 5 एलिमेंट्स को हम लोगों को देखना है। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेट ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। तो एक्चुअली एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, किस तरह हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में या फिर कोई स्टेटमेंट जो असेंबली लैंग्वेज का कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स को अपने अंदर कंसिस्ट करके रखते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हो गया सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, मतलब हम लोगों का असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, मेनोमिक्स के ऊपर काम होता है। तो वो मेनोमिक्स क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन का क्या पोजीशन है, क्या कोड है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ आज हम लोग देखेंगे मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे होता है, जो मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसकी फॉर्मेट कैसे होती है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं हम लोग, उसको देखेंगे। उसके साथ साथ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट को देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कितने तरीके का होता है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में ये भी दे दें कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। तो चलिए एक बार मैं प्रीवियस क्लास को रिमाइंड करवा दूँ कि फॉर्मेट किस तरह हम लोग असेंबली लैंग्वेज के फॉर्मेट को लिखते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, इसको लिखने के लिए लेवल, फिर ऑपकोड, ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद कमेंट्स। तो यहाँ पे क्या था, ये जो 2 टर्म है लेवल एंड कमेंट्स, ये क्या है, दोनों ऑप्शनल है। ये आप यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आपके यूज़ करने से इसके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आपके नहीं यूज़ करने से भी इसके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज़ नहीं करो। तो फर्स्ट देखिए, ये ऑपकोड का मतलब, अगर कोई भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन को, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है, ये ऑपकोड है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और फिर ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन। ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग 2 ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑपरेंट क्या होता है, ऑलवेज अ रजिस्टर, इसको ध्यान रखना है। 2 ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑपरेंट इज ऑलवेज अ रजिस्टर। फर्स्ट ऑपरेंट इज ऑलवेज अ रजिस्टर, दैट इज़ A, B, C, D। यहाँ पे 4 तरह के रजिस्टर यूज़ हुआ है, A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर एंड D रजिस्टर। ठीक है, तो 4 रजिस्टर है, A, B, C, D। तो जो फर्स्ट ऑपरेंट होगा, ये हमारा ऑलवेज एक रजिस्टर होगा। तो जिस तरह हम लोग ऐड, उसके बाद एक रजिस्टर का नाम, अगर मैंने A रजिस्टर लिया है तो AREG, उसके बाद का जो मेरा ऑपरेंड होगा वो देखिए क्या क्या हो सकता है। सेकेंड ऑपरेंड क्या क्या हो सकता है, या तो मेमोरी वर्ड यूजिंग सिंबॉलिक नेम, या फिर ऑप्शनल डिस्प्लेसमेंट। ये या तो कोई मेमोरी का नाम होगा, लाइक X1 टर्म, दीज आर मेमोरी टर्म, मेमोरी वर्ड। और या फिर अदरवाइज यहाँ पे कोई नंबर्स होंगे, लाइक 10, 5, 3, 2। तो फर्स्ट ऑलवेज अ रजिस्टर एंड सेकेंड जो होंगे, सेकेंड ऑपरेंट, ये क्या होंगे, कोई मेमोरी वर्ड होंगे या फिर ऑप्शनल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, ये मेरे फॉर्मेट है असेंबली लैंग्वेज को लिखने का। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे जितने भी मेरे मेनोमिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको कोडिंग किस तरह किया गया है, ऑप कोड किस तरह किया गया है, फिर उसको किस तरह हम लोग मतलब समझते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। इसको आप लोग इस स्लाइड को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ऑनलाइन सेशन में हम लोगों ने इसको देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया। फिर थर्ड आपका है BC, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच कोड, ब्रांच कंडीशन जिसको बोलते हैं, सॉरी, BC मतलब ब्रांच कंडीशन। ब्रांच कंडीशन के लिए टोटल 1 से लेके 7 तक का वैल्यू डिफाइन किया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से चेक करिएगा। जितने भी ब्रांच कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन लाइक इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है,
नॉट इक्वल्स टू, तो जो भी है यहाँ पे आप लोग इसके कोड को अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से फॉलो करिएगा। प्रीवियस क्लास में इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, मतलब जो हम लोग अपने किसी भी रजिस्टर के ऊपर या फिर मेमोरी के ऊपर कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लाइक अगर मुझे 2 रजिस्टर को ऐड करना है तो हम लोग लगाते हैं आगे ऐड। अगर हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग लगाते हैं SUB सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई MULT मल्टीप्लाई, डिवीज़न DIV डिवीज़न, स्टॉप STOP स्टॉप, स्टार्ट STRT स्टार्ट। दीज आर द इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग अपने रजिस्टर या मेमोरी के पे लगाते हैं, जिससे हम लोगों को रजिस्टर या मेमोरी जो होते हैं या फिर कोई कांस्टेंट, वो हम लोगों की इंस्ट्रक्शन को, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आगे प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीज़न एवरीथिंग सब कुछ जानते हैं, वो इजी है। बट यहाँ पे देखिए एक मूव, एक ऐसा मूव क्या है, मूव MOVE मूव। मूव जो है 2 तरह का मूव यूज़ होता है, एक होता है मूव R और एक होता है लोगों का मूव M। ठीक है, मूव R एंड मूव M। जब हम लोग मूव R करते हैं इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना है, जो टर्म यहाँ होगा उससे वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी। मतलब ये जो अगर R है इसका मतलब जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे वो इसके अंदर स्टोर होगी। जैसे M है इसका मतलब मेमोरी में स्टोर होगी, अगर R है इसका मतलब रजिस्टर में स्टोर होगी। क्लियर, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए मूव R का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग ऑपकोड यूज़ कर, ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग लगाएं सॉरी 1 मिनट, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मूव R और एक A नाम का रजिस्टर यूज़ किए, A रजिस्टर कॉमा 3, ठीक है, ये हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, ये मेरा लिखने का फॉर्मेट था जिसको आगे आप लोगों ने देखा। इसका मतलब क्या है, मूव R यूज़ हुआ है, इसका मतलब जो मेरा वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर होगा, रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। इसका मतलब 3 जो है वो किसके अंदर स्टोर होगा, A नाम के रजिस्टर के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। मतलब A नाम का रजिस्टर का वैल्यू क्या है, अब 3 है। अगर हम लोग यहाँ पे मूव M यूज़ करते और रजिस्टर होता AREG और यहाँ पे होता कुछ X, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, मतलब रजिस्टर से वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर होगा मूव M में, और मूव R का मतलब वैल्यू जो है मेरा रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। जो टर्म यहाँ पे होगा इसका मतलब ये है कि उस टर्म में, उस चीज़ में आपका वैल्यू स्टोर होगा। ये मेरा मूव होता है। मूव एक इंस्ट्रक्शन है, इज़ यूज टू मूव अ वैल्यू बिटवीन अ मेमोरी वर्ड एंड अ रजिस्टर। मूव का क्या काम होता है, या तो वैल्यू को रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा या तो मेमोरी के अंदर। मतलब ये बिटवीन ही होता है, मेमोरी या रजिस्टर के बीच में। आइदर मेमोरी इज स्टोर्ड फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक है, मूव R इंस्ट्रक्शन इज यूज टू मूव अ वैल्यू फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। इसको देखेंगे हम लोग। दिस स्टेटमेंट मूव्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर A टू द मेमोरी विथ विच द नेम 1 इज एसोसिएटेड टू रजिस्टर A। मतलब यहाँ पे मूव R है, इसका मतलब रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। मतलब 1 से वैल्यू उठा के किसके अंदर डाल दो, A नाम के रजिस्टर के अंदर डाल दो। ठीक है, ये हो गया आपका मूव R। अगर यही चीज़ मूव M होती तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर से वैल्यू उठा के हम लोग मेमोरी के अंदर डाल देते। तो ये क्या है, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, जिसमें हम लोग, आप लोग ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरह। यहाँ पे मैंने मूव को ही इसलिए डिफ़ाइन किया है क्योंकि मूव एक मतलब क्रिटिकल चीज़ें थी जिसमें हम लोगों को रजिस्टर और मेमोरी के बीच में डिफरेंस समझना था। बट अगर आप ऐड लिख रहे हो, इसका मतलब एडिशन। अगर आप यहाँ पे 2 रजिस्टर मेंशन कर रहे हो, इसका मतलब 2 रजिस्टर के बीच में आप एडिशन कर रहे हो। अगर आप ऐड रजिस्टर A कॉमा कोई मेमोरी ले लो X, इसका मतलब X और A नाम की चीज़ों को, A नाम के रजिस्टर को आप ऐड कर रहे हो, तो आप ऐड को भी डिफ़ाइन कर सकते हो वहाँ पे, मल्टीप्लाई को डिफ़ाइन कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट को डिफ़ाइन कर सकते हो, डिवाइड को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता था, इस वजह से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मूव क्या है, एक क्रिटिकल चीज़ें थी जिसको मेमोरी और रजिस्टर के बीचों में समझना था, इसलिए मैंने इस चीज़ों को यहाँ पे उठाया है। तो जब भी कभी सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिफ़ाइन करना हो, इस टर्म को जब भी कभी डिफ़ाइन करना हो, तो आप जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐड, मूव,
मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ों को आप लोग एक्सप्लेन करोगे। जो चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, स्टॉप, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग आप लोग सब जानते हो। बट एक मूव में क्या था, दो तरह की चीज़ें यूज़ होती है जो रजिस्टर से मेमोरी के बिटवीन में होता है, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखोगे, किस तरह हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंस्ट्रक्शन, असेंबली के इंस्ट्रक्शंस को देख लिया। अब मशीन के इंस्ट्रक्शन को देखिए क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉन्टेन्स ऑफ कोड एंड टू ऑपरेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि असेंबली लैंग्वेज का क्या स्टेटमेंट होता है, एक ऑप कोड होता है, और दो ऑपरेंट्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट ऑपरेंट इज़ ऑलवेज अ रजिस्टर एंड सेकेंड ऑपरेंट इज़ ऑलवेज मेमोरी ऑपरेंट। कुछ भी हो सकता है, या तो फर्स्ट ऑपरेंट, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, फर्स्ट ऑपरेंट हमेशा ही एक रजिस्टर होगा और सेकेंड ऑपरेंट आपका क्या होगा, मेमोरी ऑपरेंट हो सकता है। द मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये पहले हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के स्टेटमेंट को देखा, अब मशीन के इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को देखिए क्या होता है। मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कॉरस्पॉन्डिंग टू असेंबली स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑल्सो कॉन्टेंट, मतलब जिस तरह का मेरा असेंबली लैंग्वेज का स्टेटमेंट होता है उसी तरह का मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी होता है। ये भी ऑल्सो कॉन्टेंट ऑफ कोड, ये भी अपने पास ऑफ कोड रखते हैं। रजिस्टर ऑपरेंट एंड मेमोरी ऑपरेंट, ये भी अपने पास ऑफ कोड, रजिस्टर ऑपरेंट एंड मेमोरी ऑपरेंट अपने पास कंसिस्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब देखना है सबके साइज़ के बारे में। द ऑफ कोड ऑक्यूपाइज 2 डिजिट, मतलब ये जो हम लोगों का जो मशीन में स्पेस लेता है वो हमेशा ऑप कोड क्या होगा, 2 डिजिट लेखेगा। रजिस्टर ऑपरेंट ऑक्यूपाइज 1 डिजिट, रजिस्टर हमेशा एक, ये क्या है मेरा ऑप कोड की स्पेस है, ये है मेरा रजिस्टर, और ये क्या है मेरा ऑपरेंट, इसको ध्यान में रखना है, ऑपरेंट। तो ऑप कोड जो है हमेशा 2 डिजिट रखता है अपने पास, रजिस्टर क्या है 1 डिजिट अपने पास रखता है, एंड मेमोरी ऑपरेंट 3 डिजिट, मेमोरी ऑपरेंट क्या होगा 3 डिजिट का होगा। ठीक है, ये क्या हो गई, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन आप वहाँ पे फॉर्मेट बनाओगे तो उस फॉर्मेट पे हम लोगों को ध्यान रखना है। जब भी कभी हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो सेम होता है असेंबली लैंग्वेज फॉर्मेट के हिसाब से ही सेम होता है। उसमें भी एक ऑपरेंट होते हैं, एक रजिस्टर होते हैं, एक मेमोरी ऑपरेंट होते हैं। तो जब ऑपकोड होता है वो क्या होता है, उसकी साइज़ क्या होती है, हमेशा 2 डिजिट का होगा। रजिस्टर ऑपरेंट में 1 डिजिट का होगा एंड मेमोरी ऑपरेंट 3 डिजिट का होगा। इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। ये मेरा क्या है, मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इतना डिफाइन करेंगे कि मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सेम होता है मेरा असेंबली लैंग्वेज फॉर्मेट की जैसे ही होते हैं। इसमें भी एक मेरे ऑपकोड होते हैं, एक मेमोरी ऑपरेंड होते हैं, एक रजिस्टर ऑपरेंड होते हैं। तो ऑपकोड हमेशा 2 डिजिट रखता है अपने पास, मेमोरी ऑपरेंड 3 डिजिट, एंड जो रजिस्टर ऑपरेंड होते हैं वो 1 डिजिट अपने पास रखता है। ये मेरा मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। क्लियर। अब देखिए, ये मैंने बताया था कि जो मेरे असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, इम्परेटिव स्टेटमेंट, डिक्लरेटिव स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन इज़ असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो 3 मेरे असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इम्परेटिव स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज़ डिक्लरेटिव स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन इज़ असेंबलर डायरेक्टिव्स। इसको हम लोग को देखना है ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, इम्परेटिव स्टेटमेंट क्या करता है, एन इम्परेटिव स्टेटमेंट इज़ इंस्ट्रक्शन इन असेंबली प्रोग्राम। मतलब जब भी कभी हम लोग असेंबली प्रोग्राम लिखते हैं तो जब एग्जीक्यूशन होता रहता है, ठीक है, उस वक्त का जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं इम्परेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एवरी इम्परेटिव स्टेटमेंट जनरेट्स 1 मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमेशा ही जो मेरे इम्परेटिव स्टेटमेंट होते हैं इसको ध्यान में रखना है। हमेशा ही इम्परेटिव स्टेटमेंट क्या जनरेट करते हैं, एक मशीन का इंस्ट्रक्शन को वो जनरेट करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कभी एक इम्पेरेटिव, जब से ही मैंने एक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट ये जनरेट किया, तो एक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्या जनरेट करके देगा, वन मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जब कभी हम लोग असेंबली प्रोग्राम लिखते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन जो देता है उसी को बोलते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं, जैसे ऐड, मूव, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, दीज आर इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग प्रोग्राम में दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। लाइक जैसे एग्जाम्पल, मूव आर, AREG, BREG। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या है, एक रजिस्टर से दूसरी रजिस्टर में वैल्यू को मूव कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मूव आर, मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं असेंबली प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो वैसे इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, जब भी कभी असेंबली प्रोग्रामिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शन देंगे तो वैसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। जितने भी इम्पेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं जिससे हम लोग ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सारे इम्पेरेटिव स्टेटमेंट एक मशीन इंस्ट्रक्शन को जनरेट करते हैं। इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है कि जितने भी इम्पेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं जनरेट्स वन मशीन इंस्ट्रक्शन, एक मशीन इंस्ट्रक्शन को वो जनरेट करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड वन इज़ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग को इम्पेरेटिव स्टेटमेंट समझ आया होगा। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट जितनी भी हम लोग मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग इंक्लूड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। अब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में भी दो तरह की चीज़ें यूज होती है। एक हो गया आपका DC, एक बोलते हैं DC, एंड होता है एक DS। DS का मतलब होता है, देखिए दो तरह के डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट एक हो गया आपका DS, एक हो गया आपका DC। ठीक है, DS का मतलब होता है डिक्लेरेटिव स्टोरेज, एंड DC का मतलब हो गया आपका डिक्लेरेटिव कांस्टेंट। ओके, तो देखिए जब इस मतलब DS या DC को भी लिखने की एक आपकी सिंटेक्स है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए लेवल यहाँ हो गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किस तरह हम लोग DS और DC को लिखते हैं। तो देखिए DS को लिखने के लिए आपका क्या है, लेवल, DS एंड कांस्टेंट। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लिखा लेवल A, ठीक है, DS की जगह लिख दिया DS एंड 1, मतलब कि यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेटिव स्टोरेज का मतलब क्या होता है, मतलब वैल्यू जो है स्टोर करना, स्टोरेज, मेमोरी की तरह। देखिए जैसे क्या है, मतलब अगर मैंने A, DS और 1 लिखा, इसका मतलब जो एक वैल्यू है मेमोरी में वो A नाम की जगह स्टोर हो जाएगा, वो हो गया डिक्लेरेटिव स्टोरेज। और अगर DC यूज़ कर रहे हैं तो अगर मैंने यहाँ लिखते ADC3, मतलब 3 नंबर A इक्वल्स टू 3 A को हम लोग ने 3 से इनिशियलाइज कर रखा है। इसका मतलब हो गया डिक्लेरेटिव कांस्टेंट, एंड इसका मतलब हो गया आपको डिक्लेरेटिव स्टोरेज। मतलब आप यहाँ पे इसको स्टोर करने के लिए एक यूनिट दे रहे हो, और यहाँ पे क्या है, A नाम को आपने 3 से इनिशियलाइज कर दिया। दीज आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। चलिए पढ़ते हैं एक बार। द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज एज फॉलो। सिंटेक्स क्या क्या है, देखिए लेवल, DS एंड कांस्टेंट, इस तरह लिखते हैं। लेवल क्या हो गया, एग्जाम्पल ADS1। दिस स्टेटमेंट, देखिए दिस स्टेटमेंट एलोकेट सम मेमोरी एरिया, मतलब आप A को एक मेमोरी एरिया दे रहे हैं एक वर्ड का, सिर्फ एक वर्ड का। अगर यहीं पे 2 होता DS2 तो इसका मतलब 2 वर्ड का मेमोरी दे रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड एसोसिएट द नेम A विथ इट, मतलब आपने क्या किया, एक मेमोरी एरिया, एक वर्ड का मेमोरी एरिया A नाम के लिए स्टोर कर रखा है। मेमोरी वर्ड ध्यान रखना है, मेमोरी एरिया ये होता है आपका DS में। ठीक है, समझ रहे हैं। लाइक देखिए नेक्स्ट, देखिए GDS200, दिस स्टेटमेंट रिजर्व्स अ ब्लॉक ऑफ 200 मेमोरी वर्ड, द नेम G इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब क्या हो गया,
अगर देखिए यहाँ पे तो मैंने 1 दिया, इसका मतलब 1 वर्ड यहाँ पे मैंने दे दिया DS 200, इसका मतलब 200 मेमोरी वर्ड किसके नाम से स्टोर कर दिया, जी नाम से। ये ध्यान में रखना है। 1 का मतलब 1 वर्ड, 200 यहाँ पे डाल दिया, इसका मतलब 200 मेमोरी वर्ड किसके नाम से स्टोर कर दिए, जी नाम से। ठीक है, ये हो गया DS का मतलब। इसको हम लोग को ध्यान रखना है। DS का मतलब होता है आपका डिक्लेरेटिव स्टोरेज। ठीक है, आप देखिए DC का मतलब क्या हो गया। DC के लिखने का क्या तरीका है, लेवल DC एंड वैल्यू, लेवल DC एंड वैल्यू। यहाँ पे क्या था, लेवल DS एंड कांस्टेंट। ठीक है, लेवल DC एंड वैल्यू। तो 1 DC 1, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट एसोसिएट द नेम 1 विथ अ मेमोरी वर्ड कंटेनिंग द वैल्यू 1। मतलब यहाँ पे क्या था, मेमोरी वर्ड जो था 1 DC 1, इसका मतलब क्या हो गया, 1 को हम लोगों ने 1 से मेंशन कर दिया। ये क्या हो गया मेरा, DC, मतलब उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर दो। और DS का मतलब होता है मेमोरी वर्ड, उसके लिए एक मेमोरी वर्ड स्टोर करिए, स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज। और यहाँ का मतलब हो गया 1 में एक वैल्यू स्टोर कर दो, मतलब इनिशियलाइज कर दिया 1 को। जैसे हम लोग C में लिखते हैं int a = 4, उसी तरह यहाँ पे हम लोग असेंबली लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, 1 DC 1, इसका मतलब क्या, 1 = 1, 1 को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, और अगर मैं DS यूज़ करूँ, इसका मतलब क्या होता है, उस वैल्यू के लिए जैसे जो लेवल मैंने यूज़ किया है, अगर मैंने DS 200 यूज़ किया है तो इसका मतलब जी नाम के लेवल को हम लोगों ने 200 मेमोरी वर्ड स्टोर कर दिया है। ठीक है, उसके लिए रिज़र्व कर दिया है मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, क्लियर। ये हो गया इम्पेरेटिव स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, लाइक मूव आर, ऐड, सब्सट्रैक्ट, दीज आर इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। एंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, आपके 2 डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यूज़ हो रहे हैं, एक DS एंड DC। DS इज़ डिक्लेरेटिव स्टोरेज, जहाँ पे हम लोग अपने लेवल को या किसी भी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उसको मेमोरी स्पेस के लिए, स्टोरेज के लिए रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, उतना मेमोरी वर्ड जितना आप उसको मेंशन करें, उतना मेमोरी वर्ड उसके लिए हम लोग स्टोर करके रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक है, और अगर DC यूज़ करें, इसका मतलब डिक्लेरेटिव कांस्टेंट, इसका मतलब होता है A नाम को हम लोगों ने उतने वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है। क्लियर, ये हो गया आपके डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। नंबर 3 इज़ असेंबलर डायरेक्टर। असेंबलर डायरेक्टर का क्या काम होता है, देखिए। तो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट एंड असेंबलर डायरेक्टर में थोड़ी सी फ़र्क है। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो भी हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए करते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब मूव करना, आर करना, दीज आर क्या है, एग्जीक्यूशन के वक्त में इंस्ट्रक्शन। एंड असेंबलर डायरेक्टिव क्या होते हैं, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में और एंडिंग टाइम में जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम को, दीज आर कॉल्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स। एंड जब हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम में इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो होते हैं मेरे इम्पेरेटिव, जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। तो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, दोनों ही इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम को। बट ये जो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, ये क्या होते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के टाइम में इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक मूव, ऐड, सब्सट्रैक्ट। ये क्या है, एग्जीक्यूशन। और ये क्या है, जो हम लोग स्टार्ट करने वक्त और एंड करने वक्त जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बोलते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। जैसे देखिए, असेंबलर डायरेक्टिव कैन नॉट जनरेट मशीन कोड, ये कोई मशीन कोड जनरेट नहीं करता है। दे आर ओनली यूज टू इंस्ट्रक्ट असेंबलर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन, कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, लाइक स्टार्ट कॉन्स्टेंट। This directive indicates that the first word of the target program will start on ROM memory location with address constant. जैसे start 200, तो ROM location will be 200 where first machine code will reside. ठीक है, end directive. This directive indicates the end of the source program. जैसे देखिए, अगर हम लोग assembler directive कोई मशीन कोड जनरेट नहीं करता है, ये सिर्फ किसी एक्शन के लिए, सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक स्टार्ट करके यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसको आप लोग समझिए। स्टार्ट अगर हम 200 लिख दिए, ठीक है, स्टार्ट 200 का मतलब क्या है,
रोम जो है मेरा 200 से स्टार्ट होगा। मतलब आगे का जो हम लोग एड्रेसिंग करेंगे, मतलब आगे अगर हम लोग कुछ स्टोर कर रहे हैं उसको हम लोग इसके नेक्स्ट एड्रेस से स्टोर करेंगे। मतलब स्टार्टिंग हम लोग का 200 से हुआ है। अगर स्टार्टिंग आप 100 से करना चाहते हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग आपने 100 से किया है। ये कुछ ना कुछ सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो किसका काम? असेंबलर डायरेक्टिव्स का। तो स्टार्ट के साथ अगर कांस्टेंट लग रहा है, सपोज स्टार्ट के बगल में मैंने 200, 100, 150, 151 कुछ ऐसा डाला है, इसका मतलब स्टार्टिंग मतलब रोम लोकेशन क्या होगा आपका? 200 होगा। जो चीज़ आप कांस्टेंट पे डालेंगे वो आपका रोम लोकेशन होगा। मतलब यहाँ से आप अपनी प्रोसेसिंग शुरू करिए। मतलब आप स्टार्टिंग अगर 200 से करना चाहते हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका कहाँ से होगा? 201 से। उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 202 से, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग 101 से 100 से करना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग क्या होगा? 101। मतलब ये कुछ ना कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में आते हैं, कोई मशीन कोड जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया स्टार्ट करना, अपने सोर्स कोड को आप स्टार्ट कर रहे हो, और एंड डायरेक्टिव मतलब आप अपने सोर्स प्रोग्राम को वहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देख लिया, किस तरह हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट को लिखते हैं, किस तरह हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह हर एक सेट पे हर एक मेनोमिक्स के कोड को हम लोग ने देखा कि ऐड के कितने कोड होते हैं, स्टार्टिंग के कितने कोड होते हैं, बीसी देखा हम लोग ने, ब्रांच कंडीशन को देखा, ब्रांच कंडीशन के जो भी वैल्यू होते हैं इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ब्रांच कंडीशन के जो भी वैल्यू होते हैं वो 7 तक ही लिमिट होते हैं, ठीक है। 1 से 7 तक हम लोग उसको मेंशन करते हैं कि ब्रांच कंडीशन का मतलब होता है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जिस तरह का कंडीशन आप लगाएंगे वो होता है ब्रांच कंडीशन। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे मूव क्या होता है, ऐड क्या होता है, उसको हम लोगों ने देखा किस तरह वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं। तो मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होते हैं वो सेम लाइक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी आपके ऑपकोड, ऑपरेंट और उसके साथ साथ आपके मेमोरी भी होते हैं, रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर आपका कितना लेता है? 1 डिजिट। ऑपकोड आपका कितना ऑपरेंट आपका कितना लेता है? 2 डिजिट। ऑपकोड आपका कितना लेता है? 3 डिजिट। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर। ये हो गया मेरा मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। उसके बाद आया मेरा असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं, इम्परेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड नंबर 3rd वन इज़ असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो असेंबलर डायरेक्टिव्स एंड इम्परेटिव स्टेटमेंट बोथ आर सेम थिंग, बट डिफरेंस, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। क्या डिफरेंस होती है? इम्परेटिव स्टेटमेंट भी एक्शन परफॉर्म करते हैं बट ये एग्जीक्यूशन टाइम के एक्शंस परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम के अंदर। और असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ये कोई मशीन कोड जनरेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए आते हैं। स्टार्ट और कांस्टेंट अगर हो तो इसका मतलब रोम जो लोकेशन होगा वो उसी वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक। और एंड का मतलब आपका सोर्स प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म हो गया। ये हो गया सोर्स असेंबलर डायरेक्टर। एंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, डीएस एंड डीसी। डीएस का मतलब होता है डिक्लेरेटिव स्टोरेज, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए उतने मेमोरी वर्ड हम लोगों ने रिजर्व करके रख दिया। एंड डीसी का मतलब होता है कि आपने उसके लिए उतने कांस्टेंट वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग असेंबलर के पास स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर, कैसे हम लोगों का प्रोग्राम कोड एनालिसिस फेज से सिंथेसिस फेज में जाता है, किस तरह हम लोगों का ये असेंबलर का पास मतलब उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरह वर्क करता है, किस तरह कोडिंग को वो लेता है, कौन कौन से टेबल यूज़ करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।